भैया जिनको भी कोविड की वैक्सीन पड़ी थी उनको 2 साल के बाद या 3 साल के बाद बूस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आर नोट इसका 12 से 18 है तो एक व्यक्ति 12 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे एम्स में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी मरीज नहीं आया है। ओमिक्रॉन को पहचानने वाली जो मशीन है अभी बिहार में एक जगह है, वो IGIMS में आ चुकी है। यहाँ पर एक चीज आपके चैनल के माध्यम से दर्शक को बताना चाहूँगा कि अच्छी बात यह है, हम आपको चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं तो ज़्यादा आपके दर्शक समझ पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के बारे में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अनिल सर। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। जी बिल्कुल सर। हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें कि सर ओमिक्रॉन है क्या, आखिर ये हवा क्यों बन रखा है? देखिए, ओमिक्रॉन जो है हवा इसलिए है कि दो ढंग की बात है। इस पूरे 1.5-2 साल जो कोविड का दौर हम देख रहे हैं, एक इसमें वर्ड है जो सुने होंगे, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में अभी तक मात्र 2 ही कोविड के वेरिएंट है। वो है आपका एक जो पेरू में पाया गया, और एक म्यू जो है उसका वेरिएंट जो कोलंबिया में पाया गया। तो ये 2 जो है आपका, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट था। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट उतना ज़्यादा भयावह नहीं होता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट और रिसर्चर के लिए भयावह है। वो देखते रहता है, रिसर्च करता है कि क्या बदलाव आ रहा है वायरस में, किस तरह से वो आकार चेंज कर रहा है, कैसा म्यूटेशन हो रहा है, उसके लक्षण कैसे होंगे, उसका ट्रीटमेंट प्लान कैसा होगा। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है, जिसको कि पहले भी मैं बताया हूँ बहुत सारे इंटरव्यू में, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है, ये नीचे वाली में एक बड़ा कैची वर्ड बनाया था, थोड़ा सा जूम करके। ये है वैक्सीन को जो लात मार दे, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जो वैक्सीन पे लात मार दे उसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। कहने का मतलब जो वैक्सीन को चकमा दे दे, जो वेरिएंट लंग्स में चिपक जाए, एल से हो गया, ए से हो गया एंटीबॉडी भी काम नहीं करता जिस पर, और टी से हो गया ट्रांसमिसिबिलिटी जिसकी तेज होती है। तो अगर इस तरह का लक्षण अगर किसी वेरिएंट में हो तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। और ऐसा वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आने वाला अभी तक में कोविड के जो रूप हैं, जो उसके वैरायटी हैं, वो है आपके अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। 4 ऑलरेडी पहले से थी इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न में, और 5वां ये ओमिक्रॉन अब आ गया है, जिसको WHO ने जो पहला के साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर 2021 को डिटेक्ट हुई थी, और 26 को WHO ने डिक्लेयर कर दिया ओमिक्रॉन को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसीलिए ये भयावह है, क्योंकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न में अगर कोई वेरिएंट आ गया तो कहने का मतलब उसमें हमारा वैक्सीन फेल हो सकता है, वो ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है, उसका ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो सकता है, उसके लक्षण अलग हो सकते हैं, और हमारा नेचुरल इन्फेक्शन जो हुआ है उससे भी हमें बचाव, कम प्रोटेक्शन मिल सकता है। सर, ये बताइए, जैसे बच्चों में ज़्यादा ये असर पड़ेगा क्या इससे? नहीं, ऐसा अभी तक जितने भी डेटा हैं, फिर यहाँ पर सिर्फ बच्चे वाली बात नहीं, किसी भी तरह की जो बात जिससे कि पूरा दुनिया अभी घबराए हुए है, एक्सेप्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न को छोड़ दिया जाए तो सारे चीज़ फेवरेबल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। हाँ, हमें प्रिकॉशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसी चीज़ों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वायरस ऐसा, ये ओमिक्रॉन और कोविड की बात ना समझें लोग। इन्फ्लुएंजा सिंपल वायरस है जो सदियों से आ रहा है, वो भी अपने आकार को चेंज करते चला आ रहा है, और उसका आकार चेंज करना ये साइंटिफिकली जो है ये आम बात है। जिस तरह से मानव जाति भी पहले बंदर था, लंगूर था, फिर आदमी हुआ, हो सकता है 200, 400, 500 साल के बाद आदमी से भी जो है रूप चेंज हो जाए। तो ये तो हर जीव का ये साइंटिफिक जो है ये प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है कि वो अपने आकार में परिवर्तन लाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि वो कितना भी म्यूटेशन हो जाए, जैसा कि अगर साइंटिफिकली देखी जाए तो डेल्टा जो था अभी लास्ट वाला सेकेंड वेव वाला, उसमें 9 म्यूटेशन हुआ था, और ओमिक्रॉन में 32 म्यूटेशन हो गया। तो ये सारे कोई भी वेरिएंट हो, रूट ऑफ एंट्री हमारा नाक और मुंह से जाता है, जो कि हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, और ये रूट ऑफ एंट्री जो हमारा नाक और मुंह है, यहाँ पर हमें अटैक करने की आवश्यकता है।
और कोई भी जो वेरिएंट हो, यहाँ से जाने के वक्त ही जो है हम अगर मास्क लगा लें और हम थोड़ी बहुत जो सोशल डिस्टेंस और जो सैनिटाइजेशन ये सब चीज़ का अगर प्रयोग करें तो हम इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। सर जैसे कि लोगों तक यह खबर पहुंचती है ओमिक्रॉन के बारे में, तो लोगों के बीच में पैनिक माहौल हो जाता है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसकी जानकारी अभी ना ही रिसर्चर को है ना साइंटिस्ट को है। आप जितना भी चीज़ आप सर्च कर लीजिए, हर कोई यही कह रहा है कि हमें और डेटा चाहिए इसको समझने के लिए कि क्या ये इसका जो है रूप, इसका लक्षण, इसका इलाज बाकी जो अभी तक के 4 वेरिएंट थे उससे अलग होगा या उससे कम होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से दर्शक को बताना चाहूँगा कि अच्छी बात यह है, हम आपको चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं तो ज़्यादा आपके दर्शक समझ पाएंगे। देखिए, ये जो है पहले वाले जो थे वो डेल्टा था और अब वाले ओमिक्रॉन है। तो इसमें बुखार, हर चीज़ देखिए हम लोगों के फेवर की बात है ओमिक्रॉन, इसलिए भी ओमिक्रॉन से नहीं घबराना चाहिए। एक चीज़ को अगर छोड़ देते जो मैं बताने जा रहा हूँ, बुखार ओमिक्रॉन में हल्का होता है लेकिन पहले वाले जो वेरिएंट डेल्टा था उसमें तेज होता था। दूसरा है स्वाद या गंध, जो डेल्टा था उसमें गायब हो जाता था लेकिन ओमिक्रॉन में ये गंध और स्वाद इंटैक्ट रहता है। यानी कि मरीज को जो कहता था पहले कि हमारा गंध चला गया, स्वाद चला गया, ये ओमिक्रॉन में ऐसी बात नहीं पाई जा रही है। ऑक्सीजन लेवल भी ओमिक्रॉन से जितने लोग संक्रमित हुए हैं पूरे दुनिया में, जो भी 38 या 48 कंट्री में अभी तक में फैल चुका है, तो ये सब जगह ये पाया गया है कि उसका ऑक्सीजन लेवल या तो नॉर्मल रहा है यानी तो बहुत कम लेवल उसका नीचा गया है, बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा नीचे नहीं गई है, जैसा कि डेल्टा वेरिएंट में होता था कि ऑक्सीजन लेवल सबका कम हो जाता था और जिससे लोग की मौतें और आईसीयू में भर्ती होने की संभावना बढ़ जाती थी। और अगला है गले में दर्द, ये कैरेक्टरिस्टिकली ओमिक्रॉन में ज़्यादा होता है, मरीजों को गले में दर्द ज़्यादा बताता है, लेकिन डेल्टा वाले में खांसी ज़्यादा होता था। और ये RT-PCR ये बड़ी महत्वपूर्ण है, RT-PCR से ओमिक्रॉन का पता नहीं चलता है। एक S जीन है जो टारगेटेड जीन है, उसको पता नहीं कर पाता है RT-PCR, इसीलिए ओमिक्रॉन को पता करने के लिए हमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है। और दुर्भाग्यवश ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग की व्यवस्था पूरे देश में गिने चुने जगह पर है। जेनेटिक सीक्वेंसिंग क्या होता है? जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो है उसमें उसके जो जीनोम है, जो DNA है, उसके आधार पे हम डायग्नोस्ट करते हैं कि ये ओमिक्रॉन है। और उसके लिए जो मशीन होती है वो काफ़ी महंगी मशीन होती है और वो बहुत कम जगह पर है। अगर कहा जाए तो बिहार में कहीं है ही नहीं जेनेटिक सीक्वेंसिंग की व्यवस्था। तो ये हमें सरकार से और सारे स्टेक होल्डर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये RT-PCR से इसका पता नहीं चलता है और जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जितना जल्दी हो सके व्यवस्था करें, तभी हम पता कर पाएंगे कि कितने लोगों को संक्रमण हो रहा है और हो रहा है तो उसमें फिर क्या क्या लक्षण है। क्योंकि अभी तो सिर्फ हमें ये पता चल पाता है कि हाँ ये कोविड पॉजिटिव है, लेकिन वो ओमिक्रॉन वाला है या डेल्टा वाला है ये पता नहीं चल पाता है RT-PCR से। ये बात मैं कहना चाहूँगा, बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि ओमिक्रॉन को पहचानने वाली जो मशीन है अभी बिहार में एक जगह है, वो IGIMS में आ चुकी है। वो कौन सी मशीन है सर? हो सकता है कि आ गया होगा, ये मैं अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन मेरे को मोटा मोटी पता है कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग जैसे हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, एम्स में नहीं हो रहा है और हम लोग सब लगे हुए हैं। और चूँकि ये अभी ओमिक्रॉन को देखते हुए हो सकता है कि बिहार सरकार ये लाई होगी, ये बहुत खुशी की बात है और निश्चित रूप से बिहार के लोगों को इसके लिए जो है काफ़ी गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। अगर जेनेटिक सीक्वेंस की व्यवस्था अगर एक जगह पर भी अगर आ गया है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें सर, बिहार में बहुत ही एम्स के इमरजेंसी एंड ट्रॉमा के HOD है। और सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एम्स में अभी तक कितने पेशेंट आ चुके हैं ओमिक्रॉन के? नहीं, ये बहुत खुशी की बात है, हमारे एम्स में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी मरीज नहीं आया है और ये निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है और हम लोगों को इससे खुश होना चाहिए। और अगली चीज़ जो है जो मैं बता रहा था ये बहुत महत्वपूर्ण है, ओमिक्रॉन और डेल्टा में जो R0 फैक्टर होता है, इसी R0 फैक्टर के आधार पे हम कह सकते हैं कि कितना तेज़ी से वो फैलेगा। और ये तेज़ी से फैलने वाली जो बात है ओमिक्रॉन में, ये R0 फैक्टर 12 से 18 है, जो कि डेल्टा में 6.5 था और अल्फा जो था उसमें 2 to 2.5 था। कहने का मतलब अगर R0 इसका 12 से 18 है तो एक व्यक्ति 12 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है।
तो ये एक बात जो है पूरे देश जहाँ जहाँ ये फैल रहा है, इस बात से हर साइंटिस्ट, हर रिसर्चर सहमत है कि ये फैलने की जो इसकी रफ्तार है वो बहुत तीव्रता है। अभी तक में कोई वेरिएंट नहीं था जो इतना तेज फैल रहा था। यही एक वजह है जिससे हमें डरना चाहिए। इसे कह सकते हैं आज तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस है। बिल्कुल, ये जो है साइंटिफिकली और सारे लोगों ने इस बात से सहमत है और ये डरने की बात है। इसे कोविड की तीसरी लहर माना जाता है। इसे देखते हुए लोगों को क्या बचाव रखने चाहिए? हाँ, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जो हम लोग अभी बैठ करके लोगों को जागरूकता करने का जो प्लान किए हैं, ये तो बात अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो क्या है क्या नहीं है। इससे हम आम जनता को कुछ लेना देना नहीं है। बात यही होनी चाहिए कि आखिर करना क्या है जिससे कि हम इस पर हावी हो पाएँ और हमारे बीच ये ना फैल पाएँ। तो उसके लिए आज हम बहुत प्रसन्नतापूर्वक कहना चाहेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए ये चुनौती नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वेव सेकंड वेव में एक एक जन जन तक ये बात फैल चुकी है, जागरूक लोग हो चुके हैं। सिर्फ यही जानना है कि अभी की जागरूकता में कोई अंतर नहीं है। यानी कि आज भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कहने का मतलब आपको मास्क लगानी चाहिए, जो परंपरा हम भूल गए हैं पिछले कुछ महीनों से, तो उसे फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। दूसरा, सोशल डिस्टेंस निश्चित रूप से पालन करना चाहिए, उससे भी हमें बचाव मिलता है। तीसरा, जो हाथ धोने की जो परंपरा थी, अगर हमें सैनिटाइज़र नहीं भी मिल रहा है तो हम कम से कम हैंड वॉश की प्रक्रिया को जो है फिर से प्रारंभ कर लें। और भीड़ भाड़, शादी ब्याह, इस तरह के और ट्रैवल जो करने की जो हमने फिर से स्टार्ट कर दी थी परंपरा, उसे फिर से हमें काबू में लाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए और अभी कुछ दिन और इंतज़ार करना चाहिए। और अच्छी बात इसमें यही है कि ये हमें सेवेरिटी के तौर पर जितने भी जगह पे ये फैला है, ये हम सब लोगों को पैनिक होने से हम बचाना चाहते हैं, ये चीज़ शेयर करके कि कहीं भी अभी तक एक भी डेथ रिपोर्टेड नहीं है। दूसरी बात है कि किसी को आईसीयू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इसलिए भी हमें नहीं डरना चाहिए। सर, गर्म पानी और गिलोय को लेकर लोग थोड़ा सा ये रहते हैं कि जितना ज़्यादा गिलोय पिएंगे उतना फ़ायदा, ऐसा है क्या सर? गिलोय के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं ना ही उसके बारे में, ना मेरा कोई अनुभव है, ना ही मैं उसकी पढ़ाई। गर्म पानी तो हमेशा फ़ायदेमंद होता है। ये जो, चूँकि ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, थ्रोट को प्रभावित करता है, ये जो हमारा नॉस्ट्रिल है उधर से उसकी एंट्री होती है, तो गर्म पानी तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो या अदर कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो जिसका मार्ग हमारे नाक और मुंह से जाता है, तो उसमें गर्म पानी बिल्कुल फ़ायदा करता है। हम ठंडे से बचें, गर्म चीज़ का सेवन अगर करें, जैसे कि सूप हो जाए या काढ़ा हो जाए, ये सब चीज़ निश्चित रूप से फ़ायदा करता है। सर, एक सवाल लेना चाहूँगा। जिस प्रकार कोविड अपने आप को अपग्रेड किया है, तो वैक्सीनेशन जो लोगों को अभी तक होते आया है, वो वैसे ही होते रहने से इस कोविड की तीसरी लहर में भी काम करेगा, या फिर वैक्सीनेशन या फिर वैक्सीन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछे शुभम जी। इसके लिए देखिए मैं एक चार्ट बनाया हूँ। बहुत लोग ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं आजकल, और इसमें एक चीज़ और पूछता है कि क्या बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, क्या वैक्सीन को अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं। और ये बिल्कुल लाजमी सवाल है और लोगों के दिमाग में आता ही होगा। तो यहाँ पर फिर मैं कहना चाहूँगा, ये ओमिक्रॉन या कोविड की बात नहीं है। कोई भी वैक्सीन, किसी भी वायरस के अगेंस्ट अगर वैक्सीन बनाई जाती है, तो हमारे शरीर में वैक्सीन जब लग जाती है, 1 डोज 2 डोज या 3 डोज जो भी रिकमेंडेशन होता है, उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, इस चार्ट के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा कि शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, और ये एंटीबॉडी बढ़ करके एक समय सबसे ज़्यादा पीक पे होता है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर से इसकी मात्रा धीरे धीरे घटते जाती है। और जब इसकी मात्रा एंटीबॉडी की बहुत कम हो जाती है, तो हमें बूस्टर की आवश्यकता पड़ती है। जब बूस्टर डोज पड़ता है तो फिर से उसकी पिक जो है बढ़ जाती है। तो ये नेचुरल है, ये साइंटिफिकली जो है, ये प्रैक्टिस में है सदियों से कि अगर वैक्सीन किसी को दी गई है तो उसको बूस्टर की भी आवश्यकता पड़ती है, और सब में अलग अलग उसकी टाइम जो है निर्धारित की जाती है, एज वाइज नहीं। वो हर वैक्सीन का अपना जो कंपोजिशन है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट है, इंग्रेडिएंट है, वो कितना एंटीबॉडी शरीर में बनाया और कितने दिन तक रहा। तो यहाँ पर कोविड के मामले में अभी हमारे पास बहुत, चूँकि 1.5-2 साल पहले से तो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए हमें डेटा चाहिए। बहुत सारे लोग जिनको वैक्सीन पड़ी है उसमें देखना पड़ेगा कि अरे इसका जो एंटीबॉडी बढ़ा था
तो कितना दिन तक हमारे शरीर में, जैसे आप भी वैक्सीनेटेड होंगे, हम भी वैक्सीनेटेड हैं, तो हमारे जैसे लोगों का फिर से वो टाइटर देखेगा कि जब इसको 2 साल पहले दिया गया था आज कितना है, और बहुत सारे लोगों में ये देखेगा तो जो सब में कॉमन पाया जाएगा कि हाँ जी इतने लोगों में पिक आया था 1.5 साल के बाद, अब अचानक घटना शुरू हुआ, तो हमें बूस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर उस पर रिसर्च होकर के उसकी एक टाइम फ्रेम सेट हो जाती है कि भैया जिनको भी कोविड की वैक्सीन पड़ी थी उनको 2 साल के बाद या 3 साल के बाद बूस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अभी रिसर्चर इसमें लगे हुए हैं, और ये जब आ जाएगी तो निश्चित रूप से सब लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई आप बूस्टर ले लो। और दूसरी अहम बात जो आपने पूछा कि अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि नहीं वैक्सीन की, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इन्फ्लुएंजा वायरस पे बताना चाहूँगा। पहले देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस को ऐसे समझिए कि छोटा सेप था, फिर 1 स्पाइक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, बहुत सारे बढ़ गए। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो सीजनल फ्लू कराता है, तो इस वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी थी वो भी पहले बहुत सिंपल था, फिर वैक्सीन को अपग्रेड करते गया। तो इस चार्ट के माध्यम से ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि कोई भी वैक्सीन टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से बूस्टर के लिए अभी टाइम चाहिए, डेटा चाहिए, उसी तरह से हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर वैक्सीन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा या ना करना पड़ेगा, इसके लिए और डेटा चाहिए, और बाकी लोगों के सैंपल लेकर के उसका टाइटर देखते हुए तब ये बात बनेगी कि इसको अपग्रेड करें या ना करें। सर अगर वैक्सीन अपग्रेड होता है तो जो लोग अभी वैक्सीनेटेड है वो उनको भी लेना पड़ेगा क्या फिर से? हाँ, वही बूस्टर में आ जाएगा ना। अच्छा। कि आपने 2 डोज लिया हुआ है और अब जो है 5 साल के बाद जो है आपको इस तरह ये वाला आप ले लीजिए, तो उसमें बूस्टर्ड एज वेल एज अपग्रेडेशन दोनों के कंसेप्ट को हाइब्रिड करके जो है वो वैक्सीन बनाई जाएगी। हमारे दर्शकों के लिए ओमिक्रॉन के बारे में कुछ अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे सर? बस मैं ब्रीफ में यही बताना चाहूँगा कि अभी जितना डेटा हमारे पास आ चुका है, जितना भी आप न्यूज़ देखे हैं, उस आधार पे पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसको रोकने का वही तरीका है जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड वेव में था, यानी कि हम मास्क पहने और भीड़ भाड़ से बचें। और तीसरा, अगर ये दुर्भाग्यवश होता भी है तो सबसे खराब इसमें यही है कि ये तेज़ फैलता है। और चौथा, पहला और दूसरा वेव के अनुभव पे हम B3 आइसोलेशन यूथ पार्टिसिपेशन, एक जो स्लोगन हम लोगों ने बनाई थी कि B3 का मतलब हुआ कि पहला B से बूढ़ा, दूसरा B से बच्चा, तीसरा B से बीमार। बूढ़े, बच्चे, बीमार, आपके घर के, आपके फैमिली का जो एज वाइज कंपोनेंट है उसमें से ये तीनों को आइसोलेट करें और यूथ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उनको आगे बढ़ कर के अपने फैमिली के लिए, देश के लिए काम करना चाहिए ताकि उनकी जीविकोपार्जन भी अच्छे से चले और देश की इकोनॉमी भी मेंटेन रहे। क्योंकि अगर हम डर करके सब लोग बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आप कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, आपको दिक्कतें होंगी, फैमिली चलाना मुश्किल होगा। तो B3 आइसोलेशन एंड यूथ पार्टिसिपेशन पर हम लोगों को काम करनी चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, यही अभी नीड ऑफ आवर है और इसी कंसेप्ट पे हम लोगों को काम करना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए। और एक चीज़ और, एक्सरसाइज अगर आप लोग करते हैं, एक्सरसाइज करने से जो है इम्यूनिटी हमारा ओवरऑल, मान लीजिए कि हम सारा काम आपने किया जितना अभी सीखा, उसके बावजूद भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ये देखा जाता है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी की स्ट्रॉन्ग है और किसी की वीक है, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड्स करता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आप व्यायाम कितना करते हैं, एक्सरसाइज कितना करते हैं। तो एक्सरसाइज करने की अगर पद्धति आप में है तो कृपया उसको दिनचर्या में लाइए, वो आपको हेल्प करेगा कोरोना से बचने के लिए। बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। और डॉक्टर्स भी कोरोना योद्धा के एक मुख्य रूप में हम लोगों के लिए काम करते आए हैं और एक्सरसाइज करते रहे, गर्म पानी पीते रहे और ओमिक्रॉन से भयावह नहीं होना है, पैनिक माहौल नहीं बनाना है। और जैसा कि सर ने बताया कि पहले और दूसरे कोविड की लहर से ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए बचना है। मास्क और सैनिटाइजर जो हम लोग भूल चुके हैं उसे फिर से यूज में लाना है। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। थैंक यू सो मच।